कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जहां हर इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल बराबर है। मतलब कोई किसी से ज्यादा ताकतवर या ज्यादा बुद्धिमान है ही नहीं। सुनने में तो ये एकदम आदर्श स्थिति लगती है, एकदम यूटोपिया। बिल्कुल। लेकिन 17वीं सदी के विचारक थॉमस हॉब्स के अनुसार ये कोई यूटोपिया नहीं है, बल्कि एक डरावना सपना है। एक ऐसी स्थिति जो सभी के विरुद्ध सभी के युद्ध यानी वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल की पक्की गारंटी देती है। सही बात है। और हॉब्स का यही विरोधाभास आज की हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है। जी, आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी समानता या इक्वालिटी के सिद्धांत की गहराइयों में उतरने वाले हैं। जो भी परीक्षार्थी यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर या बीपीएस टीआरई 4 जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक अक्सर एक भूल भुलैया बन जाता है। बहुत उलझा हुआ टॉपिक है ये, क्योंकि हर विचारक की अपनी एक अलग ही परिभाषा है। राइट। तो हमारा मिशन आज इस भूल भुलैया को सुलझाना है। हम सिर्फ ये नहीं रटेंगे कि किसने क्या कहा, बल्कि ये समझेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ताकि असर्शन रीजनिंग वाले जो ट्रिकी सवाल आते हैं ना, वो आसानी से हल हो सकें। देखिए, ये बहुत ही जरूरी मिशन है, क्योंकि जब परीक्षाओं में समानता से जुड़े सवाल आते हैं तो वो इस आम धारणा को ही चुनौती दे देते हैं कि समानता का मतलब सिर्फ सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना है। मतलब सबको एक ही लाठी से हाँकना समानता नहीं है। एग्जैक्टली। हैरोल्ड लास्की का एक बहुत ही फेमस कोट है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वो कहते हैं कि समाज में कोई व्यक्ति इतना ऊंचा ना होने पाए कि पड़ोसी अपनी नागरिकता और स्थिति में स्वतः को हीन समझे। अच्छा, तो लास्की का फोकस विशेषाधिकारों को खत्म करने पर है। जी बिल्कुल। लास्की समझा रहे हैं कि मूल उद्देश्य हर इंसान को एक सांचे में ढालना नहीं है, बल्कि प्रिविलेजेस या विशेषाधिकारों का अंत करना है। राइट। तो चलिए इस तार्किक धागे की शुरुआत एकदम बेसिक से करते हैं। मतलब राज्य या सरकार के बनने से पहले की स्थिति से, जिसे हम स्टेट ऑफ नेचर या प्राकृतिक अवस्था कहते हैं। हॉब्स, लॉक और रूसो वाली डिबेट। हाँ, वही। तो हॉब्स ने अपनी किताब लेवियाथिन में जिस प्राकृतिक समानता का जिक्र किया, उसे उन्होंने नेगेटिव क्यों माना? मतलब अगर प्रकृति ने सबको समान बनाया है, तो वो युद्ध का कारण कैसे बन गई? इसके पीछे का जो तर्क है ना, वो मानव स्वभाव की असुरक्षा से जुड़ा है। देखिए, हॉब्स समझाते हैं कि चूंकि सभी मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से लगभग समान हैं, इसलिए संसाधनों को पाने की उनकी क्षमता और उम्मीदें भी एकदम समान हैं। मतलब सबको एक ही चीज चाहिए और सब उसे छीनने की ताकत रखते हैं। एग्जैक्टली। जब दो लोग एक ही चीज चाहते हैं तो प्रतिस्पर्धा जन्म लेती है, और ये प्रतिस्पर्धा डर और अविश्वास पैदा करती है। मतलब कोई भी किसी को मार सकता है। यहाँ तक कि कमजोर व्यक्ति भी चालाकी से ताकतवर को हरा सकता है। बिल्कुल। इस समानता के डर के कारण जो भयंकर असुरक्षा पैदा होती है, उससे बचने के लिए ही मनुष्य अपने सारे अधिकार एक संप्रभु या सॉवरेन को सौंप देते हैं। यानी हॉब्स के ढांचे में निरंकुश राज्य का जन्म दरअसल इसी प्राकृतिक समानता के खौफ से होता है। वाओ! तो हॉब्स ने जीवन की सुरक्षा के लिए समानता और स्वतंत्रता दोनों की ही बलि दे दी। हाँ, एक तरह से सुरक्षा सबसे ऊपर थी उनके लिए। लेकिन किसी एक संप्रभु को सारी ताकत दे देना तो एक नई समस्या को जन्म देता है ना। मतलब उस निरंकुश शासक से नागरिकों को कौन बचाएगा? शायद इसीलिए जॉन लॉक जब 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखते हैं तो वे हॉब्स के इस मॉडल पर सीधा प्रहार करते हैं। बिल्कुल सही कहा। लॉक प्राकृतिक समानता को एक पूरी तरह से नए नैतिक चश्मे से देखते हैं। लॉक का तर्क है कि सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता या संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इफ लिबर्टी ऑफ प्रॉपर्टी का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया। जी। और लॉक के लिए राज्य का निर्माण इन अधिकारों को छीनने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि इनकी रक्षा के लिए एक ट्रस्ट के रूप में हुआ है। और यही उदारवादी या लिबरल समानता की एकदम ठोस नींव है, जो मुख्य रूप से कानून के समक्ष समानता की वकालत करती है। एग्जैक्टली। इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन देखिए, कानून के समक्ष समानता होने का ये मतलब तो नहीं है कि समाज में कोई गरीब या शोषित नहीं होगा। यहीं पर जॉन जाक रूसो की एंट्री होती है। हाँ। रूसो का तर्क सच में बहुत दिलचस्प है। हाँ, रूसो कहते हैं कि असली समस्या वो प्राकृतिक असमानता नहीं है जो प्रकृति ने दी है, बल्कि वो असमानता है जो समाज ने खुद गढ़ी है। बिल्कुल। रूसो अपनी डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी में ठीक इसी पॉइंट को पकड़ते हैं। वो स्पष्ट करते हैं कि आयु, स्वास्थ्य या शारीरिक ताकत का जो अंतर है वो प्राकृतिक है, उसे तो आप बदल नहीं सकते। उससे बदलना तो नामुमकिन है। लेकिन जो सामाजिक और राजनीतिक असमानता है, जैसे अमीरी गरीबी या शासक और दास का रिश्ता, ये प्रकृति की देन नहीं है।
तो रूसो के हिसाब से ये सब शुरू कहाँ से हुआ? रूसो का मानना है कि जिस दिन पहले व्यक्ति ने जमीन के एक टुकड़े पर बाड़ लगाकर कहा कि ये मेरा है, उसी दिन से नागरिक समाज और असमानता दोनों का जन्म हो गया। यानी निजी संपत्ति ने ही मनुष्य को जंजीरों में जकड़ लिया। बिल्कुल। इसीलिए रूसो अपनी जनरल विल या सामान्य इच्छा के जरिए एक ऐसी नागरिक समानता स्थापित करना चाहते थे जहां कोई भी व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि वो दूसरों को खरीद सके और कोई इतना गरीब ना हो कि उसे खुद को बेचना पड़े। बहुत ही गहरा विचार है ये। एग्जाम के नजरिए से इसे याद रखने की ट्रिक यही है कि हॉब्स बात करते हैं नकारात्मक समानता और सुरक्षा की, लॉक बात करते हैं कानूनी समानता और संपत्ति की, और रूसो बात करते हैं नागरिक समानता और सामान्य इच्छा की। बहुत बढ़िया समरी है ये। चलिए अब प्राकृतिक अवस्था के इस कालखंड से निकलकर हम 19वीं सदी के औद्योगिक युग में आते हैं, जब समाज पूंजीवादी हो रहा था। तो यहाँ बहस कानूनी समानता से आगे बढ़कर आर्थिक हकीकत से टकराने लगती है। राइट। और यहीं जॉन स्टुअर्ट मिल का एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो मिल द सब्जेक्शन ऑफ विमेन लिखकर लैंगिक समानता के बहुत बड़े पैरोकार बन जाते हैं। जी, उपयोगितावाद के आधार पर। हाँ, और दूसरी तरफ वो प्लूरल वोटिंग यानी बहुल मतदान का समर्थन भी करते हैं। तो परीक्षार्थी अक्सर सोचते हैं कि ये दोहरा मापदंड क्यों? देखिए, मिल का ये विरोधाभास दरअसल उनके उपयोगितावादी और उदारवादी चिंतन के बीच का एक तनाव है। मिल महिलाओं के लिए समान वोट, शिक्षा और संपत्ति के अधिकार की वकालत इसलिए करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि आधी आबादी को दबाकर रखना पूरे समाज के विकास के लिए नुकसानदायक है। तो वहां वो समानता के पक्ष में है। बिल्कुल। लेकिन प्लूरल वोटिंग का जो उनका विचार है वो उनके एक बहुत ही गहरे डर से उपजता है। मिल को बहुमत की तानाशाही यानी टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी का डर था। अच्छा, तो उन्हें लगता था कि भीड़ हावी हो जाएगी। एग्जैक्टली। उन्हें डर था कि अगर हर व्यक्ति के वोट का मूल्य बिल्कुल बराबर कर दिया गया तो अशिक्षित और मजदूर वर्ग की भीड़ अपने संख्या बल के आधार पर नीतियां तय करने लगेगी, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षित और बौद्धिक लोगों के वोट का वजन एक आम अनपढ़ व्यक्ति के वोट से ज्यादा होना चाहिए। जी, ये एग्जाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मिल ने प्लूरल वोटिंग का समर्थन क्यों किया। लेकिन फिर आते हैं कार्ल मार्क्स, जो मिल की इस पूरी उदारवादी व्यवस्था को ही सिरे से खारिज कर देते हैं। मतलब मार्क्सवाद के अनुसार जब तक समाज में पूंजीवाद मौजूद है तब तक ये कानूनी समानता सिर्फ एक धोखा है। बिल्कुल धोखा है। देखिए, मार्क्स का जो विश्लेषण है वो समाज के बुनियादी ढांचे पर टिका है। उनका स्पष्ट मानना था कि समाज का मूल आधार, जिसे वो बेस कहते हैं, वो अर्थव्यवस्था है और राजनीति या कानून वो सब सिर्फ एक ऊपरी ढांचा है, एक सुपर स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों यानी बुर्जुआ वर्ग के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। मतलब जब उत्पादन के साधनों पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का कब्जा हो तो कानून के समक्ष समानता का कोई वास्तविक अर्थ रह ही नहीं जाता। सही बात है। एक अमीर मिल मालिक और एक गरीब मजदूर के बीच कानून कभी पूरी तरह निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। इसीलिए मार्क्स परिणामों की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स की बात करते हैं, जो केवल निजी संपत्ति के खात्मे और एक वर्ग विहीन समाज के बाद ही आएगी। ये प्रोलिटेरिएट की क्रांति के बाद। मार्क्स का ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत मजबूत लगता है, लेकिन स्रोत सामग्री में ही इसका एक बहुत तगड़ा प्रतिवाद या कहें पुशबैक भी है, जिस पर असर्शन रीजनिंग के बहुत सवाल बनते हैं। आप जिलास और बर्नम की आलोचना की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। मार्क्स का दावा है कि क्रांति के बाद सर्वहारा वर्ग का शासन आएगा और असली समानता आएगी, लेकिन मिल्वन जिलास अपनी किताब द न्यू क्लास में और जेम्स बर्नम द मैनेजरियल रेवोल्यूशन में कहते हैं कि ये समानता भी सिर्फ एक दिखावा है। ये मार्क्सवाद की सबसे बड़ी व्यावहारिक आलोचना है। देखिए, जिलास तर्क देते हैं कि जब उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण होता है ना, तो सत्ता मजदूरों के हाथ में नहीं आती। तो किसके हाथ में जाती है? वो जाती है कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों और नौकरशाहों के हाथ में। और ये नौकरशाही एक नया वर्ग यानी न्यू क्लास बन जाती है, जो पूंजीपतियों से भी ज्यादा निरंकुश तरीके से संसाधनों का उपभोग करती है। वाओ, मतलब बॉस बदल गया लेकिन शोषण वहीं का वहीं है। और बर्नम का क्या तर्क है? बर्नम कहते हैं कि आधुनिक औद्योगिक समाज इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि अब असली ताकत पूंजीपतियों या राज्य के पास नहीं है। वो ताकत अब प्रबंधकों यानी मैनेजर्स और तकनीकी विशेषज्ञों के पास आ गई है। यानी व्यवस्था चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी, समाज में एक शासक वर्ग हमेशा उभर कर आ ही जाता है।
तो क्या पूर्ण समानता सच में एक भ्रम है? ये एक बहुत ही उलझा हुआ सवाल है। अगर मार्क्सवादी परिणामों की समानता एक नए शासक वर्ग को जन्म देती है और उदारवादी कानूनी समानता आर्थिक शोषण को नहीं रोक पाती, तो फिर बीच का रास्ता क्या है? इसी बीच के रास्ते को 20वीं सदी के विचारकों ने कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट और अवसर की समानता में खोजा। और यहीं पर हमारे सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक विचारक जॉन रॉल्स की अ थ्योरी ऑफ जस्टिस चर्चा के केंद्र में आ जाती है। बिल्कुल, रॉल्स ने न्याय और समानता की पूरी डिबेट को ही पलट कर रख दिया। उनका उद्देश्य था स्वतंत्रता और समानता के बीच एक ऐसा बैलेंस बनाना जो लॉजिकल भी हो और मॉरल भी। और इसके लिए वो मूल स्थिति या ओरिजिनल पोजीशन और अज्ञानता के पर्दे यानी वेल ऑफ इग्नोरेंस की कल्पना करते हैं। जी, ये उनका सबसे फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट है। चलिए, इस अज्ञानता के पर्दे को डिकोड करने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए एक कमरे में कुछ लोग बैठे हैं और उन्हें एक पिज्जा को कई टुकड़ों में काटना है। अच्छा, पिज्जा एनालॉजी। हाँ, तो नियम यह है कि पिज्जा काटने वाले को ये नहीं पता कि कटने के बाद कौन सा टुकड़ा उससे मिलने वाला है, क्योंकि वो इसी अज्ञानता के पर्दे के पीछे है। मतलब उसे अपनी खुद की पहचान नहीं पता। एग्जैक्टली। उसे नहीं पता कि समाज में उसकी जाति क्या होगी, उसका लिंग क्या होगा, या वो अमीर घर में पैदा होगा या गरीब। तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या करेगा? वो यही सोचेगा कि कहीं मुझे सबसे छोटा टुकड़ा ना मिल जाए। बिल्कुल, इसीलिए वो हर टुकड़ा बिल्कुल बराबर काटेगा, ताकि अगर वो सबसे खराब स्थिति में भी हो तब भी उसे एक ठीक-ठाक हिस्सा मिल जाए। ये एनालॉजी रॉल्स के सिद्धांत को एकदम परफेक्टली समझाती है। जब व्यक्ति को अपनी भविष्य की स्थिति का पता नहीं होता, तो वो सबसे खराब स्थिति को ध्यान में रखकर ही नियम बनाता है, जिसे रॉल्स मैक्सिमम नियम कहते हैं, यानी न्यूनतम स्थिति को अधिकतम करना। राइट। और यहीं से रॉल्स का प्रसिद्ध अंतर सिद्धांत या डिफरेंस प्रिंसिपल निकलता है। देखिए, रॉल्स ये नहीं कहते कि पिज्जा के सारे टुकड़े हमेशा एकदम बराबर ही होने चाहिए। तो फिर असमानता को कैसे जायज ठहराते हैं वो? उनका तर्क है कि समाज में आर्थिक असमानताएं केवल तभी न्याय संगत हैं जब उन असमानताओं से समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्ग को अधिकतम लाभ हो रहा हो। मतलब असमानता भी तभी ठीक है जब वो गरीबों के फायदे के लिए हो। लेकिन रॉल्स के इस ढांचे में एक चुनौती रोनाल्ड डॉर्किन की तरफ से भी तो आती है। जी हाँ, डॉर्किन अपनी किताबों टेकिंग राइट्स सीरियसली और सॉवरन वर्चू में संसाधनों की समानता का सिद्धांत देते हैं। तो परीक्षार्थियों के लिए ये समझना जरूरी है कि डॉर्किन रॉल्स से अलग कैसे हैं। डॉर्किन एक बहुत ही वैलिड सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं कि समाज का जो सबसे कमजोर वर्ग है वो उस स्थिति में पहुंचा कैसे है। क्या वो अपनी खुद की गलतियों के कारण वहां है, जिसे वो ऑप्शन लक कहते हैं, या फिर प्रकृति की क्रूरता के कारण, जिसे वो ब्रूट लक कहते हैं। अच्छा, मतलब अगर कोई व्यक्ति जुआ खेलकर या आलस्य के कारण गरीब हुआ है तो राज्य उसे मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है। एग्जैक्टली। वो उसका ऑप्शन लक था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जन्म से विकलांग है या किसी गंभीर बीमारी का शिकार है जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तो वो ब्रूट लक हो गया। हाँ, और इस प्राकृतिक असमानता को दूर करना राज्य का कर्तव्य है। इसी के लिए डॉकिन एक पेंशन योजना और बीमा बाजार की कल्पना करते हैं। उनका साफ मानना है कि अवसर की समानता तब तक बेमानी है जब तक प्राकृतिक कमियों की भरपाई ना की जाए। डॉर्किन का यह सिद्धांत हमें अमेरिका के अफर्मेटिव एक्शन और भारत में जो आरक्षण या संरक्षणात्मक विभेद की नीतियां हैं, उनके पीछे के तर्क को समझने में बहुत मदद करता है। बिल्कुल, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का पूरा आधार ही यही है। मतलब ऐतिहासिक या प्राकृतिक रूप से वंचित वर्गों को सिर्फ रेस की शुरुआती लाइन पर खड़ा कर देना काफी नहीं है। अगर उनके पैरों में जंजीरें हैं, तो उन जंजीरों को विशेष प्रावधानों के जरिए काटना ही वास्तविक समानता है। सही कहा। और यही औपचारिक अवसर की समानता और तात्विक अवसर की समानता के बीच का मुख्य अंतर है। ये परीक्षाओं के लिए एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। तो अब तक की हमारी जो चर्चा है वो मुख्य रूप से अर्थशास्त्र, कानून और राज्य के इर्द गिर्द ही घूमी है। लेकिन आजकल परीक्षाओं का पैटर्न काफी बदल गया है। जी, नए आयाम जुड़ गए हैं। बिल्कुल, अब नारीवाद और बहुसंस्कृतिवाद जैसे टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल बन रहे हैं। अगर हम रेडिकल फेमिनिज्म या उग्र नारीवाद की बात करें, तो वो समानता की इस पूरी पारंपरिक बहस को ही कटघरे में खड़ा कर देता है।
देखिए, उग्र नारीवाद का सबसे बड़ा प्रहार इसी बात पर है कि राजनीतिक सिद्धांत हमेशा से सार्वजनिक और निजी जीवन को अलग-अलग करके देखता आया है। राइट। उनका तो मूल नावा ही यही है, व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, यानी द पर्सनल इज पॉलिटिकल। एग्जैक्टली। वो तर्क देते हैं कि जब तक समानता की बात सिर्फ संसद या कारखानों तक सीमित रहेगी और परिवार के भीतर मौजूद पितृसत्तात्मक सत्ता को चुनौती नहीं दी जाएगी, तब तक महिलाओं के लिए समानता सिर्फ एक भ्रम ही रहेगी। इस संदर्भ में साइमन द बुआ का वो मशहूर कथन याद आता है। अपनी किताब द सेकेंड सेक्स में वो कहती हैं कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं। जी। ये स्पष्ट करता है कि समाज कैसे जेंडर की भूमिकाएं खुद तय करता है। और फिर कैरल पैटमैन भी अपनी किताब द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट में एक बहुत ही तीखा तर्क देती हैं। वो कहती हैं कि ये जो कल्याणकारी राज्य है, जिसे हम समानता का रक्षक मान रहे थे, वो खुद एक पितृसत्तात्मक राज्य है। बैटमैन का तर्क बहुत लॉजिकल है। वो कहती हैं कि कल्याणकारी राज्य ने केवल पति की व्यक्तिगत सत्ता को हटाकर उसकी जगह राज्य की संस्थागत सत्ता को स्थापित कर दिया है। मतलब ढांचा वही है, बस कंट्रोलर बदल गया है। बिल्कुल। महिलाओं के अनपेड केयर वर्क या घरेलू श्रम को जब तक अर्थव्यवस्था में कोई मूल्य नहीं दिया जाता और नीतियां सिर्फ पुरुषों के अनुभवों के आधार पर बनती हैं, तब तक रॉल्स हो या डॉर्किन कोई भी महिलाओं को पूर्ण समानता नहीं दिला सकता। बहुत ही वैलिड पॉइंट है। और यहीं से हम एक और कॉम्प्लेक्स आयाम की ओर मुड़ते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म या बहुसंस्कृतिवाद। विल किमलिचका और आयरिश मैरियम यंग जैसे विचारक समानता की परिभाषा को एक नया ही रूप देते हैं। जी, किमलिचका का विभेदीकृत नागरिकता यानी डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप का सिद्धांत। हाँ, तो अक्सर ये सवाल उठता है कि नागरिकों के बीच सांस्कृतिक आधार पर विभेद करना समानता के खिलाफ कैसे नहीं है। पहली नजर में ये विरोधाभासी लगता है, पर किमलिचका समझाते हैं कि अंधी समानता या कलर ब्लाइंड इक्वालिटी दरअसल अल्पसंख्यक समूहों के लिए बहुत बड़ा अन्याय है। अच्छा, कैसे? सबके साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करेंगे तो इसका व्यवहारिक अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है कि समाज के नियम, छुट्टियां, भाषा और कानून सब बहुसंख्यक संस्कृति के हिसाब से तय होंगे और अल्पसंख्यकों को उसमें जबरदस्ती ढलना पड़ेगा। राइट, एसिमिलेट होना पड़ेगा। इसलिए किमलिचका कहते हैं कि अल्पसंख्यक समूहों की विशिष्ट पहचान को बचाए रखने के लिए उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए। और आयरिश मैरियम यंग भी अपनी पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस में इसी बात पर जोर देती हैं। जी, हाशिए पर पड़े समूहों को सिर्फ कानूनी अधिकार देना काफी नहीं है, उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करना ही सच्ची समानता है। समानता के अर्थ का ये विस्तार सच में बहुत ही व्यापक है। लेकिन देखिए, राजनीति विज्ञान में हर विचार का एक विरोधी स्कूल भी होता है। तो समानता की इस पूरी अवधारणा को चुनौती किसने दी? समानता के विरोधियों की एक बहुत ही लंबी परंपरा है, एकदम अरस्तु से लेकर आधुनिक संभ्रांतवादी और नव उदारवादी विचारकों तक। अरस्तु तो स्पष्ट मानते थे कि असमानता प्राकृतिक है, कुछ लोग शासक बनने के लिए पैदा होते हैं और कुछ शासित होने के लिए। बिल्कुल। और 20वीं सदी में पेरिटो, मॉस्का और रॉबर्ट मिशेल जैसे संभ्रांतवादी या एलिटिस्ट विचारकों ने भी यही कहा। अपने सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स और आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के जरिए उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि चाहे समाजवाद हो या लोकतंत्र, सत्ता हमेशा एक छोटे से एलीट वर्ग के पास ही रहेगी। एग्जैक्टली। व्यवस्था कोई भी हो, असमानता बनी रहेगी। और अगर हम लॉर्ड एक्टन और एलेक्सिस डी टॉकविले के विचारों को देखें तो उनकी चेतावनी थोड़ी अलग है। उनका मानना था कि समानता की तीव्र चाहत ने स्वतंत्रता को ही निष्फल बना दिया है। जी, एक्टन और टॉकविले का डर ये था कि अगर आप लोगों को उनके परिणामों में समान बनाने की कोशिश करेंगे तो राज्य को बहुत ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब लोगों की आय छीनकर दूसरों को देनी पड़ेगी। हाँ, और इसे व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी रचनात्मकता और उसकी योग्यता या मेरिट का हनन होगा। माइकल यंग ने भी अपनी किताब द राइज ऑफ द मेरिटोक्रेसी में योग्यता के आधार पर होने वाली असमानता को सही ठहराया है। लिबर्टेरियन या स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक भी तो इसी आधार पर कल्याणकारी राज्य का विरोध करते हैं। बिल्कुल, वो स्वतंत्रता को समानता से ऊपर रखते हैं। तो आज के इस